Hello and welcome everyone on this YouTube channel of JV's IS. So today we are going to start Indian History MCQs for your prelims 2023. हमारा इस सीरीज में मेन एम यही होगा कि हम MCQs के थ्रू आपका पूरा सिलेबस कवर करा सके. And in this series we are going to cover topics from current affairs as well as static portion of Indian history. So let's start with the session. So first of all let me tell you, आप सभी लोग जेवीज आईएएस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं. फ्री टेस्ट सीरीज आप उस पर लगा सकते हैं. एज वेल एज आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन को. एंड जेवीज आईएएस इज गोइंग टू लॉन्च इट्स न्यू बैच फॉर आईजीएस स्टूडेंट्स. आप में से जितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं या गाइडेंस प्रोग्राम चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं. तो आप और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.jatinverma.org. एंड डेली एडिटोरियल्स आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर डीएनए एमसीक्यूज. ये इसके लिए आपको विजिट करना होगा हमारी वेबसाइट पर. नाउ so today we'll be starting the most important series which is called as prelims 2023 MCQ series, जो कि लास्ट ईयर हमने prelims मिशन 2022 के नेम से शुरू की थी. तो इस साल हम शुरू कर रहे हैं prelims 2023 सीरीज MCQs और हमारा मेन एम है कि सारा आपका जो भी सिलेबस है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम MCQs के थ्रू कवर करें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज the Treaty of Tordesillas was enacted between which of the following? Okay, तो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्टेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास. अब ये किस कंट्री के बीच में था? ऑप्शन ए स्पेन एंड पोर्चुगल, ऑप्शन बी स्पेन एंड फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस एंड यूके, एंड ऑप्शन डी फ्रांस एंड जर्मनी. ओके, सो लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि दिस ट्रीटी वाज enacted between Spain and Portugal. So option A is the right answer. अब जैसा कि हम समझ सकते हैं that in 1497 under this treaty, अब ये जो ट्रीटी है 1494 में साइन की गई थी पोर्चुगल एंड स्पेन के बीच में, जिसमें पोर्चुगल एंड स्पेन ने डिवाइड कर लिया था नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू अटलांटिक रीजन में. वो जो इमेजिनरी लाइन थी इट इज सम around 1300 miles to the west of Cape Verde Island. अब इस ट्रीटी में क्या था कि पोर्चुगल ने क्लेम किया कि उन्होंने जो भी चीजें ऑक्यूपाई की हुई हैं दैट दे कैन क्लेम ऑक्यूपाई एवरीथिंग टू द ईस्ट ऑफ द लाइन. तो इंडिया इस लाइन के ईस्ट में ही आएगा. क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे 1498 में वास्को डिगामा आते हैं इंडिया में. एंड स्पेन कुड क्लेम एवरीथिंग टू द वेस्ट. क्लियर? एंड पूरी तरीके से सिचुएशन प्रिपेयर हो चुकी थी फॉर द पोर्चुगीज इनकर्जन्स इनटू द वाटर्स अराउंड इंडिया. और इसीलिए आप देखेंगे दैट इन 1498 वास्को डिगामा रीच्ड इंडिया at Calicut. Clear everyone? So this treaty was enacted between, remember this thing, Spain and Portugal. ये किसके बीच में हुई थी? स्पेन एंड पोर्चुगल के बीच में. अब आप कहेंगे कि सर ये कहाँ पर है? ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन आपका स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे उसमें आपको ये ट्रीटीज मिलेंगी. क्लियर? नाउ अनदर क्वेश्चन. अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? So let me tell you the most important thing. The Cartesian system was associated with which of the following? अब ये सिस्टम किसके साथ एसोसिएटेड है? कार्टेज सिस्टम. स्पेन, ऑप्शन बी पोर्चुगल, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोर्चुगल. अब ये कार्टेज सिस्टम है क्या? ये याद रखिएगा. दिस इज द अनदर नेम ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी. ये आप देख सकते हैं. This is the another name of blue water policy which was started by Portuguese. Okay, तो बेसिकली फ्रांसिस दी अल्मीडा, इनका एक विजन था कि ये पोर्चुगीज की डोमिनेंस लाना चाहते थे इंडियन ओशियन रीजन पर. इसीलिए इनकी पॉलिसी को कहा जाता था ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टेज सिस्टम. अल्मीडा के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, ही वॉज अ नोबल मैन. He was a nobleman, soldier also, clear, and he was an explorer from Portugal.
नाउ अब इनका जो स्टेटस था वो कैसे राइज हुआ, ही रोज टू प्रोमिनेंस एज ए काउंसलर टू किंग जॉन सेकेंड। इनका स्टेटस किसने बढ़ाया, किंग जॉन सेकेंड जो कि पोर्चुगल के किंग थे, पोर्चुगल, क्लियर। सो ही बिकेम द फर्स्ट रूलर एंड वाइसरॉय ऑफ पोर्चुगीज स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये पहले रूलर थे और फर्स्ट वाइसरॉय बने पोर्चुगीज के इंडिया में 1505 में। क्लियर एवरीवन। तो इन्हीं की पॉलिसी थी, ये याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर। नाउ another question number third, which of the following is oblique are the Dutch settlements in India? Option, first statement Surat, second Bimlipatnam, third Karaikal. Choose the correct answer from the given codes below. So option A 1 only, option B 1 and 2, option C second and third only, option D first, second and third. सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहिए, सभी को आंसर देना है क्योंकि आप सभी को प्रीलिम्स इस बार देना है, तो आंसर सभी लोग दीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो आप देख सकते हैं ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। सो ऑप्शन डी, डच established their factories, okay, they established their factories on Coromandel coast in Gujarat, यूपी, बंगाल एंड बिहार। तो 1609 में इन्होंने फैक्ट्री ओपन की थी पुलिकट में, जो कि मद्रास के नॉर्थ में है। क्लियर। एंड देयर अदर प्रिंसिपल फैक्ट्रीज जो थी वो कहां पर थी, सूरत में। सूरत में ज्यादातर सभी ने फैक्ट्री बनाई, रीजन ये था क्योंकि जो भी वेस्ट से आता था तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था, गुजरात का सूरत। क्लियर। तो सूरत काफी इंपॉर्टेंट है 1616, देन बिमलीपट्टनम 1641, कराईकल 1645, चिंसोरा 1643, बारानगर। क्लियर। देन कासिम बाजार जो कि बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास, देन बालसोर, पटना, नागपट्टनम, ओके, इन 1658, कोचीन 1663। तो ये सब कुछ डच के सेटलमेंट्स थे। क्लियर। सो डच आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द रीडिस्ट्रीब्यूटिव और कैरिंग ट्रेड बिकॉज दे ब्रॉट टू द आइलैंड्स ऑफ फार ईस्ट। इन्होंने फार ईस्ट आइलैंड में अपना डोमिनेंस बाद में जमा लिया था, कहां पर, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये सारे जो आइलैंड्स थे। क्लियर। तो एक बैटल हुआ था 1759 में, बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। दिस बैटल वाज बिटवीन डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बैटल में ये डिसाइड किया गया था दैट इंग्लिश पूरा इंडियन टेरिटरी संभालेंगे एंड जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पर डोमिनेंस रहेगा डच का। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द कार्नेटिक स्टेट ऑफ 18th century consist of which of the following? So first statement Tamil Nadu, second Karnataka, third Southern Andhra Pradesh. So choose the correct answer from the given quotes below. Option A 1 only, option B 1 and 2 only, option C second and third only, and option D first, second and third only. So the right option is, सभी को आंसर देना है, सभी लोग आंसर दीजिए। So option D is the right answer. क्लियर। ये जितने रीजन है ये सब कार्नेटिक का पार्ट है। अब कार्नेटिक का मतलब क्या है, द कार्नेटिक, याद रखिएगा, हम किसको कहते हैं, किस रीजन को कहते हैं, जो रीजन ऑक्यूपाई किया था कन्नड़ स्पीकिंग पीपल ने 18th सेंचुरी में। दिस रीजन इंक्लूडेड विच, दिस रीजन वाज लाइंग बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो 18th सेंचुरी में ये रीजन ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में था। दैट मीन्स मॉडर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटक एंड सदर्न आंध्र प्रदेश। क्लियर। और इस रीजन को कंट्रोल कौन करता था, नवाब ऑफ आरकोट, हु कंट्रोल दिस रीजन। क्लियर। नाउ excuse me. So question number 5, the term shrubs is associated with which of the following? Option A, तो ऑप्शन ए क्या है, excuse me, ऑप्शन ए ट्रेडर्स, ऑप्शन बी शिप गार्ड, ऑप्शन सी मनी चेंजर्स एंड ऑप्शन डी रेवेन्यू कलेक्टर्स। सभी लोग आंसर देते रहिए कमेंट सेक्शन में। क्लियर, मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूं। सो so the right answer is option C. Clear. Option C means money changers. Clear. अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। सो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस वर आल्सो वेल डेवलप्ड। क्लियर। उस समय कमर्शियल इंस्टीट्यूशन भी काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड थे, जो प्रमोट करते थे काफी ज्यादा ट्रेड्स। एंड बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड था,
सो इसीलिए मनी चेंजर्स हुआ करते थे और इन्हीं की एक कम्युनिटी क्या बन गई, श्रॉफ बन गई, जो कॉइन्स को टेस्ट करते थे उनकी प्योरिटी के लिए, देन प्योरिटी के हिसाब से उन कॉइन्स की वैल्यू को डिसाइड करते थे करेंट टर्म्स में। क्लियर? एंड दे आल्सो सर्व्ड एज लोकल बैंकर्स, तो श्रॉफ्स लोकल बैंकर्स को भी कहा जाता है। क्लियर एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन 1498 वास्को डिगामा फाउंड अ न्यू रूट टू इंडिया, द न्यू रूट पास थ्रू, बहुत इजी क्वेश्चन है, दिस इज देयर इन योर स्पेक्ट्रम आल्सो, ऑप्शन ए रेड सी, ऑप्शन बी हिंदू कुश माउंटेन, ऑप्शन सी केप ऑफ गुड होप एंड ऑप्शन डी स्ट्रेट ऑफ मलाका। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। यस, सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केप ऑफ गुड होप। सो आप सभी को पता होगा दैट वास्को डिगामा लेफ्ट ऑन हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम लिस्बन, जो कि पोर्चुगल में है, ऑन 8th of July 1497। अब जब वो आ रहे थे उनके साथ 170 मेन थे एंड 4 शिप्स थे, द साओ गैब्रियल, साओ रेफल, बेरियो एंड फोर्थ शिप का नेम अभी नहीं पता। एंड इन शिप्स को यूज किया जाता था स्टोरेज के लिए। तो जो रूट था वास्को डिगामा का, जिस रूट के थ्रू आए वो अपने फर्स्ट वॉयज में, एंड द एक्सपेडिशन राउंडेड द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, तब वो सदर्न टिप पे पहुंचते हैं जिसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, November 22। Then they started headed north up to the coast of Africa। Then वहां पर एक ट्रेडिंग पोर्ट था, वहां पर ये रुके, उस ट्रेडिंग पोर्ट का नाम था मोम्बासा एंड मालिंदी। मालिंदी में याद रखिएगा वास्को डिगामा को एक लोकल नेविगेटर मिला जो इंडिया का डायरेक्शन जानता था। अब ये कैसे आए? सो दे केम विद द हेल्प ऑफ मॉनसून विंड, ओके, एंड दे वर एबल टू क्रॉस इंडियन ओशियन, एंड वो कहां पर पहुंचते हैं, कैलिकट में, इंडिया इन लेस देन अ मंथ, एक महीने से कम में वो इंडिया पहुंचते हैं। एंड एट कैलिकट वास्को रैन इनटू इश्यूज वेयर व्हेन ट्राइंग टू ट्रेड, तब उन्होंने वहां पर देखा कि ये एक ऐसा रीजन है जहां पर काफी ज्यादा स्पाइसेस हैं, एंड ही हैड ब्रॉट लिटिल ऑफ वैल्यू इन हिज शिप्स। अब इसी वजह से लोकल ट्रेडर्स जो थे वो काफी ज्यादा सस्पिशियस हो गए, एंड इसी वजह से ही हैड टू लीव। सो द वॉयज बैक वाज डिजास्टर्स, कहा जाता है इनका जो हाफ ऑफ क्रू था वो उसकी मौत, उनकी मौत हो गई थी फ्रॉम स्कर्वी, बिकॉज एज द ट्रिप बैक टुक मच लॉन्गर। एंड जब वो अपने घर पहुंचे, दैट मीन्स देन व्हेन ही रीच्ड हिज कंट्री, he was a hero, why? because he had found much needed trade route, क्योंकि इन्होंने इंडिया का ट्रेड रूट डिस्कवर कर लिया था। क्लियर एवरीवन? तो वो इंडिया से काफी सारे स्पाइसेस लेके जाते हैं और काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था उन पर। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अराइवल ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। बेसिक क्वेश्चन है ये, क्लियर? बेसिक क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन ए पोर्चुगीज, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच, ऑप्शन बी डच, पोर्चुगीज, इंग्लिश, फ्रेंच, ऑप्शन सी इंग्लिश, पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच, देन ऑप्शन डी पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश। सो आई होप आप सभी को आंसर पता होगा, सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए कैसे, तो अब आप देख सकते हैं, टाइम पीरियड पोर्चुगीज 1498, इंग्लिश 1600, देन डच आए 1602 एंड फ्रेंच लास्ट में आए 1664 में। क्लियर एवरीवन? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Clear everyone? So this is the right answer. Now, another question, question number 8. King Charles II of England received this palace as a part of dowry of his wife Catherine of Braganza. It was transferred to East India Company at an annual rental £10। Which of the following places are being referred to? कौन सा प्लेस दिया गया था, किस प्लेस की बात की जा रही है? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कैलकाटा, ऑप्शन सी पौंडीचेरी, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए आप सभी लोग अपना आंसर। यस, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बॉम्बे डाउरी में दिया गया था। जगह हमारी डाउरी में कौन दे रहा है, पोर्चुगीज, किसको, इंग्लैंड को। सो ऑप्शन डी is the right answer. Clear everyone? So establishment of बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैसे एस्टेब्लिश हुई थी? बॉम्बे ब्रिटिश को दिया था किसने, पोर्चुगीज ने 1661 में, एज ए पार्ट ऑफ डाउरी कैथरीन बर्गेंजा,
जो कि वाइफ थी प्रिंस चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, और ये ट्रांसफर कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को 1665 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को जब ये दिया गया 1665 में, तो उनसे रेंट लिया जाता था 10 पाउंड, गवर्नमेंट लेती थी। एंड इसी के साथ ही साथ 1664 में जॉर्ज ऑक्सेंडन, जो कि कंपनी के ऑफिसर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे सूरत में, याद रखिएगा, ही हैड रेपेल्ड एन अटैक ऑफ शिवाजीज मराठा रेडर्स ऑन सूरत फैक्ट्री। तो कहा जाता है मराठाज एनिमीज थे मुगल्स के, इसीलिए हैप्पी मुगल्स अलाउड द कंपनी टू डू कस्टम फ्री ट्रेड फ्रॉम सूरत फॉर 1 ईयर। 1667 में क्या हुआ, इन्होंने अपना हेडक्वार्टर्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत से कहां पर शिफ्ट कर लिया, बॉम्बे में। दे शिफ्टेड देयर हेडक्वार्टर्स फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। एंड 1669 ऑक्सेंडन की डेथ हो जाती है, एंड इट वाज सक्सीडेड, ही वाज सक्सीडेड बाय गेराल्ड ओंगियर, जो कि गवर्नर बने थे बॉम्बे के। गेराल्ड ओंगियर टर्न द स्मॉल टाउन, जो कि स्मॉल टाउन था आइलैंड ऑफ बॉम्बे, और इन्होंने बॉम्बे को एक हब बना दिया कॉमर्स का। और आज आप देख सकते हैं कि बॉम्बे फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की। क्लियर? सो ही सेट अप फर्स्ट मिंट इन बॉम्बे एंड ही इंपोर्टेड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ताकि उसको सेटअप किया जा सके, और बाद में ये सीट बन गई प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे की। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो ये कहानी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Carnatic wars were fought between British and French, and this resulted in the establishment of English as superpower in India. Yes, Carnatic war किस लिए हुआ था? It was a struggle between Europeans, and all the three Carnatic wars ended in separate treaties. हर तीनों Carnatic wars में different different treaties हुई English and French के बीच में. Which of the following are correctly matched? So first statement जो है, first Carnatic war treaty है Treaty of Aix-la-Chapelle. Second Carnatic War Treaty of Pondicherry. Third Carnatic War Treaty of Paris. So select the quotes from below. Option A first and second only, option B second and third only, option C first and third only, option D all of the above. जल्द से जल्द आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिखते रहें. So correct answer is option D. Clear? That means all of the above. क्लियर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. तो आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किस इशू पर हुआ था. तो अब एक चीज याद रखिएगा, दैट 1740s में ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था यूरोप में. क्लियर? अब दो कंटेंडर थे, अब दोनों ही चाहते हैं, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन दोनों ही चाहते हैं कि उनका आदमी ऑस्ट्रिया की सीट पर बैठे, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया पर बैठेगा, बिकॉज ऑस्ट्रिया वाज द सीट ऑफ होली रोमन एम्पायर, और जो ऑस्ट्रिया की सीट पर बैठेगा उसका कंट्रोल होगा ट्रेड एंड कॉमर्स पर. So Great Britain was only drawn into the war in 1744. Clear? जब उन्होंने अपोज किया फ्रांस और उनके एलाइज को. सो ट्रेडिंग कंपनीज जो है दोनों ही कंट्रीज की, उन्होंने भी याद रखिएगा इंडिया में, दे मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस अमंग देमसेल्व्स इन इंडिया. बट जब इनकी कंट्रीज एनिमीज हुई, तो इसका असर आपको इंडिया में भी दिखेगा. फ्रेंच कंपनी ऑफिशियल्स ने ऑर्डर दिया इस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए. ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट, and they were furthermore notified that Royal Navy fleet was en route. Clear? So after the British initially captured a new French merchant ship, जब इन्होंने फ्रेंच का मर्चेंट शिप कैप्चर किया, फ्रेंच ने बैकअप के लिए बुलाया. Clear? They called for a backup from as far afield as Isle de France, जिसको आज मॉरिशियस कहा जाता है. क्लियर? एंड यहां पर एस्केलेशन शुरू हुआ नेवल फोर्सेस का. 1746 में फ्रेंच कमांडर जो थे ला बॉर्डनीज एंड ब्रिटिश एडमायरल एडवर्ड पेटन, इन्होंने याद रखिएगा एक इनडिसिसिव एक्शन लिया नागापट्टनम में, आफ्टर विच ब्रिटिश फ्लीट विड्रू टू बंगाल. तो 21 सितंबर 1746 में फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश आउटपोस्ट मद्रास को. क्लियर? ला बॉर्डनीज, इन्होंने प्रॉमिस किया मद्रास टू रिटर्न मद्रास टू इंग्लिश, बट ड्यूप्ले ने, याद रखिएगा इस प्रॉमिस को, उसके बाद ड्यूप्ले आ गए थे फ्रेंच गवर्नर, इन्होंने मद्रास देने से मना कर दिया. क्लियर? सो वन टू गिव मद्रास टू अनवरुद्दीन आफ्टर द कैप्चर. तो अब इन्होंने कहा था कि हम मद्रास दे देंगे, अनवरुद्दीन जो कि रूलर थे. बट जब इन्होंने मद्रास नहीं दिया, तब याद रखिएगा नवाब अनवरुद्दीन ने 10,000 मैन की आर्मी भेजी कि मद्रास वापस लो फ्रेंच से. बट याद रखिएगा स्मॉल फ्रेंच फोर्स ने बैटल ऑफ अडयार में
अनवरुद्दीन की फोर्सेस को हरा दिया था एंड द फ्रेंच देन मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू कैप्चर ब्रिटिश फोर्ट सेंट डेविड एट कडलोर। क्लियर। तो कहा जाता है ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था इसमें फ्रेंच की जो ड्यूप्ले की जो भूख थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और पहली बार ड्यूप्ले के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमारी थोड़ी सी फोर्सेस इन इंडियन फोर्सेस को हरा सकती हैं। क्लियर। सो ब्रिटिश एडमायरल एडवर्ड बॉस्केवन इन्होंने सीज किया पौंडीचेरी इन द लेटर मंथ 1748 बट लिफ्टेड द सीज विद द एडवेंट ऑफ मॉनसून रेन्स इन अक्टूबर। क्लियर। और जैसे ही ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म होता है यूरोप में, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर भी खत्म हो जाता है और ट्रीटी कौन सी साइन हुई थी? एट ला चैपल 1748 में। एंड मद्रास वाज गिवन बैक टू दी ब्रिटिश, मद्रास वापस दे दिया गया था ब्रिटिश को इन एक्सचेंज फॉर फ्रेंच फोर्ट्रेस। नॉर्थ अमेरिका में जो फ्रेंच फोर्ट्रेस था उसके बदले में मद्रास दे दिया गया था ब्रिटिश को, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिश ने फ्रेंच का फोर्ट कैप्चर कर लिया था और इंडिया में मद्रास कैप्चर कर लिया था फ्रेंच ने। क्लियर। देन सेकंड कार्नेटिक वॉर आपने सुना ही होगा, सेकंड कार्नेटिक वॉर याद रखिएगा। अब इस टाइम पीरियड में 1749 टू 54, अब मैंने आपको बताया फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो एपेटाइट थी ड्यूप्ले की वो बढ़ गई थी। अब ड्यूप्ले का मेन एम्बिशन था और इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर करना, और ड्यूप्ले को एक फॉर्मूला समझ में आ गया था कि इंडियंस के वॉर ऑफ सक्सेशन में एंटर करो और इन्हें पपेट रूलर बना लो। क्लियर। सो स्टेट ऑफ वॉर डिड नॉट एग्जिस्ट इन यूरोप बट प्रॉक्सी वॉर चल रहा था इंडिया में। एक तरफ कौन थे? नाजिर जंग जो कि निजाम थे। क्लियर। एंड हिज प्रोटेज मोहम्मद अली जो कि इन्हें सपोर्ट कौन कर रहा था? इंग्लिश सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर। दूसरी तरफ कौन थे? चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग, एंड इनको कौन सपोर्ट कर रहा था? दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच। क्लियर। तो अब याद रखिएगा चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग, ओके, सपोर्टेड बाय फ्रेंच। क्लियर। सो मुजफ्फर जंग एंड, याद रखिएगा मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहेब दे वर एबल टू कैप्चर आरकोट, इन्होंने आरकोट कैप्चर किया। नाजिर जंग जो थे, ओके, बिकॉज ऑफ हिज सब्सिक्वेंट डेथ, जिसकी वजह से मुजफ्फर जंग ने पूरा कंट्रोल ले लिया हैदराबाद का। क्लियर एवरीवन। सो मुजफ्फर जंग का जो टाइम पीरियड है वो काफी शॉर्ट है बिकॉज इनको मार दिया गया था मुजफ्फर जंग को, ये याद रखिएगा। एंड सलाबत जंग बिकेम नवाब। तो 1751 में क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश ट्रूप को संभाला और आरकोट को कैप्चर किया और सक्सेसफुली डिफेंड किया। तो अब ये जो वॉर था सेकेंड कार्नेटिक वॉर, दिस वॉर वाज एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी व्हिच वाज साइंड इन 1754, और जिसमें याद रखिएगा दिस वॉर रिकॉग्नाइज्ड मोहम्मद अली खान वलाजा एज द नवाब ऑफ कार्नेटिक। क्लियर। तो इसमें जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, याद रखिएगा, इस वॉर को जीता था। एंड चार्ल्स गोदेहू ही रिप्लेस्ड ड्यूप्लिक हु डाइड इन पॉवर्टी बैक इन फ्रांस। तो इसी वजह से अब एक चीज याद रखिएगा कि जो फ्रेंच की कंपनी थी वो पब्लिक कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने खूब पैसे खिलाए और ड्यूप्ले को वापस बुला लिया गया था। क्लियर। देन थर्ड कार्नेटिक वॉर होता है 1756 टू 1763। ये किस वजह से हुआ था? अब यूरोप में 7 ईयर वॉर शुरू हो गया था। क्लियर। एंड जिसकी वजह से फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस इंडिया में फिर से कॉन्फ्लिक्ट में आ गए थे। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर, दिस स्प्रेड बियॉन्ड सदर्न इंडिया एंड इनटू बंगाल आल्सो, जहां पर ब्रिटिश फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था फ्रेंच सेटलमेंट चंदनगोर, जिसको चंदन नगर कहा जाता है 1757 में। एंड तब याद रखिएगा द वॉर वाज डिसाइडेड इन द साउथ। ये बेसिकली वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर कहां पर हुआ था? साउथ में हुआ था, जहां पर ब्रिटिश ने सक्सेसफुली मद्रास को डिफेंड किया था और जो फ्रेंच के ऑफिसर थे सर आयरेकूट, इनको हरा दिया गया था। ओके। एंड कमांडेड बाय, ओके, तो अब एक चीज याद रखिएगा, सर आयरेकूट जो कि इंग्लिश गवर्नर थे मद्रास में, इंग्लिश ऑफिसर थे। सो सर आयरेकूट ने ही डिफीटेड फ्रेंच कमांडेड बाय, अब फ्रेंच किसके कंट्रोल में थे? कॉम्टे डे लैली। क्लियर। एंड ही वाज डिफीटेड बाय सर आयरेकूट इन द बैटल ऑफ वेंडी वॉश। तब एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ पेरिस, और इस ट्रीटी के थ्रू चंद्रनगोर जो फ्रेंच सेटलमेंट था बंगाल में एंड पौंडीचेरी, ये फिर से रिस्टोर किए गए फ्रांस को। एंड फ्रेंच को ये अलाउ किया गया कि आप सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स का ही काम करेंगे, आप सिर्फ ट्रेडिंग पोस्ट अपने संभालेंगे इंडिया में। क्लियर। ये याद रखिएगा।
सो फ्रेंच ने अग्री कर लिया टू सपोर्ट ब्रिटिश क्लाइंट गवर्नमेंट, एंड यहीं से फ्रेंच का जो एम्बिशन था इंडियन एम्पायर को कंट्रोल करने का वो वहीं पे खत्म हो जाता है, एंड ब्रिटिश एक डोमिनेंट पावर बनकर पूरे इंडिया पे, याद रखिएगा, राज करते हैं। क्लियर? एंड दिस इज हाउ ब्रिटिश कैप्चर्ड इंडियन कॉन्टिनेंट। क्लियर? इसी तरीके से याद रखिएगा ब्रिटिशर्स ने, अब 1757 में अगर आपको याद हो, ब्रिटिशर्स कैप्चर्ड बंगाल आल्सो, ओके, इन द बैटल ऑफ प्लासी, देन बैटल ऑफ बक्सर। तो जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स का पूरा तरीके से डोमिनेंस आ गया था बंगाल पर। क्लियर एवरीवन? अब उनके लिए यूरोपियंस चैलेंज भी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ वेंडी वॉश, याद रखिएगा बैटल ऑफ वेंडी वॉश में ट्रीटी जो साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में, जिसके थ्रू फ्रांस जो उनके लिए चैलेंज था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। क्लियर एवरीवन? नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ट्रीटी ऑफ रेस्विक was concluded between which of the following? अब ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी? फ्रांस एंड डच, ऑप्शन बी डच एंड जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस एंड स्पेन, एंड ऑप्शन डी डच एंड इटली। सो दिस ट्रीटी वाज बिटवीन, ऑप्शन ए देख लीजिए, फ्रांस एंड डच के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। क्लियर? तो फ्रेंच की जो पोजीशन थी इंडिया में वो काफी ज्यादा अफेक्ट कर रही थी, जो कि वॉर चल रहा था डच एंड फ्रांस के बीच में। तो इनिशियली जब ये कंपनीज आई तो डच और फ्रेंच के बीच में भी वॉर हुए थे। क्लियर? एंड दिस वाज बोल्स्टर बाय देयर अलायंस विद इंग्लिश। क्लियर? और देन अब अलायंस की उन्होंने इंग्लिश के साथ। क्लियर? क्योंकि सिंस द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 डच ने कैप्चर कर लिया था पौंडीचेरी 1693 में। तो याद रखिएगा ट्रीटी ऑफ रेस्विक जो थी वो कब हुई थी? 1697 में, जिसकी वजह से पौंडीचेरी रिस्टोर कर दिया गया था किसको? फ्रेंच को, एंड डच गैरिसन हेल्ड ऑन टू इट फॉर 2 more years। समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रीटी हुई थी बिटवीन डच एंड फ्रेंच के बीच में हुई थी, एंड एक बार फिर से अंडर द रूल ऑफ फ्रांसिस मार्टिन, हु ही वाज एबल टू गाइडेंस पौंडीचेरी। तो अब एक चीज याद रखना है, फ्रांसिस मार्टिन के कंट्रोल में जब ये आए, इनके टाइम पीरियड में पौंडीचेरी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था, एंड पौंडीचेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बनता है फ्रेंच का इंडिया में। तो कुछ नेम्स हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट। This much is clear to all of you? Okay, so basically this treaty of Ryswick was signed between Dutch and French. Clear everyone? ये याद रखिएगा। So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, और ये सारे ही वीडियोस, ये सारे एमसीक्यूज आपको हेल्प करेंगे रिवीजन में फॉर योर प्रीलिम्स 2023। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे जेवीज आईएएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।